चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आज के कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, जहां ये n बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो L हो जाएगा ये हो जाएगा अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये जो x बराबर होगा ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है। जब भी कभी ऐसे लिखा हुआ आ जाए, जैसे ये 1s आ गया या 1s2 आ गया, तो आपको इसका रिप्रेजेंटेशन क्या समझना है कि यार ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इसकी अजीमुथल क्वांटम नंबर आएगी और ये जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम जो पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, वो हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं। दैट इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा आप नहीं भर सकते इन सब शेल्स में। ये आपके दिमाग में फिट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भरने का जो एक रूल होता है वो रूल सिंपल सा है और वो है आपबव प्रिंसिपल के हिसाब से। तो जब हमने आपबव प्रिंसिपल या n+l रूल पढ़ा था तो उसमें क्या कहा गया था कि सबसे पहले उस ऑर्बिटल को लिखो जिसका एनर्जी कम होता है। तो आपबव प्रिंसिपल के हिसाब से हमने सबसे पहले उसे लिखा था जिसकी एनर्जी सबसे कम थी। तो आपबव रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी। क्लियर है। अब जब तक वो और सब शेल पूरा नहीं भरेगा तब तक इलेक्ट्रॉन को आप आगे नहीं ले जा सकते। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन भरने का एक सिंपल सा रूल है कि आप उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरें जिसमें एनर्जी कम है। ठीक। तो आपको प्रिंसिपल के हिसाब से अगर याद हो आप, तो मैंने जो बनाया था ऑर्डर पिछली क्लास में, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे आज देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको प्रिंसिपल पढ़ाया है, n+l पढ़ाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर ये सब कुछ मिलेगा जो मैं अभी बना रहा हूं। ठीक है। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज किया था इनको आपबव प्रिंसिपल के हिसाब से जब कल बनाया था। तो ये अब इसको कैसे पढ़ते हैं वो समझना। S, SP, SP, SDP, SDP, SF, DP और ये 7s है, ये 5 है, ये भी 5 है। ठीक है। ये 6 है, सॉरी ये 7p है। ठीक है। अब इसको पढ़ो मेरे साथ साथ, आप ध्यान से पढ़ना भाई। S, SP, SP, SDP, SDP, SF, DP, SF, DP। दोबारा बोलो। S, SP, SP, SDP, SDP, SF, DP, SF, DP। ये पढ़ने का तरीका है 7s, 5f, 5d, 7p। ये 6 है, S, ये 4f, ये 5d, ये 6p, ये है 5s, 4d, 5p। आप सोच रहे होंगे साला ये s कहाँ से लिख दिया इन्होंने, 5p है। ये शेल चल रहे हैं, शेल। ये है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, सेवंथ शेल। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको अभी याद करना है, मेरे साथ याद करो। चलो। S, SP, SP, SDP, SDP, SF, DP, SF, DP। दोबारा बोलो। S, SP, SP, SDP, SDP, SF, DP, SF, DP। दोबारा बोलो। S, SP, SP, SDP, SDP, SF, DP, SF, DP। क्लियर। ये आज याद कर लेना दिमाग में, बिल्कुल खड़ाखड़। वापस से बोलो एक बार। S, SP, SP, SDP, SDP, SF, DP, SF, DP। इसके बाद आपको पता है कि S में 2 भरने हैं, P में मैक्सिमम 6 हैं, D में 10 हैं और F में 14। मुझे कहा गया सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो।
तो मैंने लिखा S SP SP, ऐसे लिख दो। मुझे पता है ये फर्स्ट शेल होता है, फिर सेकंड शेल होता है, फिर थर्ड शेल होता है, फिर थर्ड शेल होता है। मुझे पता है S में पहले 2 भरने, तो मैंने 2 भरे मैक्सिमम, यहाँ 6 भरे मैक्सिमम। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब कितने एटॉमिक नंबर है? 11। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा? 1। तो यहाँ क्या आएगा? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या आएगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ आ गया ये 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1। क्लियर? तो ये 3s1 आ गया, ये 3p0 है। अब जब इलेक्ट्रॉन ये तो हटा दो। अगर मान लो मुझे 10 दे देता और एटॉमिक नंबर देता 50, तो मैं जान निकल जाती। अब बच्चे जिनको नहीं आता वो कैसे पढ़ते मैं बताता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, खत्म। 3d10 के बाद आपका जो रिदम है वो टूट जाता है। 3d10 के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो मैंने की पॉइंट बताया उससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमेशा याद रखना, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। आप हमेशा क्या करेंगे? 50 है ना, टेंशन नहीं लेनी, वापस से वही लिखते हैं। S SP SP SDP SDP SF DP, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया। फिर यहाँ लिखा 1 2 2 3 3 4 3 4 5 3 4 5, ये 6। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, मैंने 2 भरे, 2 6 2 6 2 10 और यहाँ 6। आपको एक बेर इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करते समय आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए जहां पर आप जाके रुक गए हैं, और या भी यूं कहें माइलस्टोन होना चाहिए जहां आपको क्लियरिटी पता लग जाए। तो आपको 3d10 जब भरा जाता है तो 30 इलेक्ट्रॉन हो चुके होते हैं। तो यहां से आपने भरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्लियर है? तो ये 4s2 तक और 3d10 तक 30 हो गए। 30 के बाद ये 6 36, 36 और 2 38, 38 10 48, 48 2 50। ये खत्म हो गया। लो, इसकी जरूरत ही नहीं, ये भर दिया मैंने, लास्ट का इलेक्ट्रॉन खत्म। और आप कंफर्म है कि आपका सही है, क्योंकि 50 तक आपने एग्जैक्ट भरा है, क्योंकि आपने फॉलो किया है S SP SP। देखो आप SDP SDP ऐसे, तो आपका कोई ऑर्बिटल मिस नहीं हुआ, ये पकड़े में आ जाएगा। कोई ऑर्बिटल गलत नहीं लिखा, ये पकड़े में आ जाएगा। क्लियर? हाँ यार, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 3D क्यों आया, तो कल बताया था ये पिछले लेक्चर में, N+L रूल की वजह से 3D की पोजीशन यहाँ है एनर्जी के हिसाब से बनाते समय, क्योंकि हमने ये ऑर्बिटल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, और एनर्जी N+L रूल यानी आफ्बाउ रूल से डिसाइड होती है, और आफ्बाउ रूल पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है? अब भाई साहब ये आ गया। अब मान लो आपको तो किसी ने कहा कि यार नहीं भाई, मैं तो अभी देख तेरे को निपटा देता हूँ। उसने बोल दिया थेलियम का लिख के बता साले 81। ले, इतनी दम है ना तेरे में, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे उछल रहा है SP SP। अब कर दोस्तों, टाइम नोट करना आप, जब आप प्रैक्टिस कर लो तो 10 सेकंड में आप करके बता दोगे। ये SP SP SDP SDP SFDP। यहाँ पर आपने 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अगर आप भरोगे तो 2 2 6 10 6 2 10 30 36 36 और 2 38 38 38 और 6, ठीक है, सॉरी 38 और 10 48 48 और 6 54 54 और 2 58। F में 14 बढ़ते हैं, 58 और 4 बोलो, हाँ 62 और 10 72 81 भरने अभी। कितना हुआ टोटल देखे, काउंट करो फटाफट से जल्दी से। यहाँ अगर काउंट करोगे आप तो एक बार काउंटिंग कर लें अपन, यहाँ तक 30 हो गए थे, 30 के बाद 36 38 48, ठीक है, 48 के बाद आपका ये 54 56 56 प्लस 4 कितना हुआ 60 70 80 81। क्लियर? तो आपने 81 10 सेकंड के अंदर भर दिया खटाखट, कोई दिक्कत ही नहीं आई। देख लो आप, कुछ भी कर लो। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं। क्लियर? अब जो बात आती है वो आती है कि इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनमें एक तरीका और होता है। अब वो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले छोटे से चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा नाइट्रोजन का भरो। अब नाइट्रोजन का भरेंगे तो क्या आएगा, ये 1s2 2s2 2p3। ये 3 क्यों लिखा सर? आपने तो 6 कहा था, 6 भरते पी में, आपने यहाँ 3 भर दिए। देखो एटॉमिक नंबर है 7, अगर 7 एटॉमिक नंबर है मेरे दोस्त तो क्या होगा यहाँ 1s2 2s2 2p3।
कैसे आया 3? क्योंकि मेरे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो 4, 4 तो ये हो गया और 3 ही है, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो भाई मैंने जब 2 यहाँ भरा, 2 यहाँ भरा, तो बचा हुआ ही तो जाएगा पी में, ठीक है। तो इस तरह से अब ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या कहते हैं हम? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या कहते हैं जल्दी बताओ? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में। अब इसको लिखने का एक तरीका और होता है कि ऑर्बिटल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये एस ऑर्बिटल है तो इसको 2 कर दिया, ये एस ऑर्बिटल है तो इसको 2 लिख दिया, और ये आपका पी है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। ये px हो गया, py हो गया, pz हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2px1 2py1 2pz1। तो ये भी आप लिख सकते हो इस तरह से भी। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से आप चाहेंगे तो आप आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक तरीका और होता है इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का, कि आप इसे हीलियम लिख सकते हैं, 2s2 लिख सकते हैं और 2p3 लिख सकते हैं। तो ये जो हीलियम लिखा आपने, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम को हटा के उसकी जगह एक नोबल गैस भी लिखी जा सकती है। तो आपके दिमाग में सारी नोबल गैसेस होनी चाहिए भाई। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, इनके एटॉमिक नंबर आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। टिप्स पे दोस्त, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54। 2 बजे, आज रात को 2 बजे तक भी जगना पड़े ना, निपटा देना साला एकदम। कोई आके पूछे ना, उठ भाई बता मेरे को, तो भी आपको आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, कि इस एटॉमिक नंबर के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो। नहीं, तो यहां पर आपने देखा यार, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 एटॉमिक नंबर 2, तो इसको हटा दिया मैंने और इसको हटा के हीलियम लिख दिया, और बाकी वो का वही 2s2 2p3 लिख दिया। जैसे मान लो लिथियम आया, एटॉमिक नंबर है 3, 1s2 2s1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हीलियम 2s1। ऐसे भी। तो ये एक तरीका और होता है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब देखो अगला। अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहां पर एक और सवाल आता है, और वो सवाल आता है जैसे कोई थोड़ा बड़ा ले लेते हैं अपन। मान लो जैसे हमने टिन ही लिया था 50, तो टिन को कैसे लिख सकते थे शॉर्ट में, कि एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, यहां तक भरो 1 2 2 3 3 4 3 4, और ये आपका 5, ये आपका 4, ये आपका 5। अब आप भरो इसमें 50 में, तो 2 2 6 2 6 2 10 6, ये 30 36 36 और 2 38 38 2 48 और 2 50। अब जब इसको नोबल गैस की तरह से लिखते हैं तो इसमें खास बात होती है कि आपको इसमें सबसे पहले शेल वाइज अरेंज करना पड़ता है। जब बड़ा हो जाए तो शेल वाइज अरेंज करो। शेल वाइज अरेंज करेंगे तो ये आएगा 2s2 2p6, फिर आएगा 3s2 3p6, और ये आएगा 3d, ये 3d यहाँ आ जाएगा। फिर आएगा 4s2 4p6 4d10, फिर आएगा ये 5s2 और 5p2, ठीक। तो यहां जब आप देखोगे तो क्या दिखाई दिया है आपको? 1s2 2s2 2p6, ये शेल आ गया थर्ड, ये 10, ये आपका फोर्थ शेल, ये आपका फिफ्थ शेल। अब आप मुझे इसमें से ये बताओ कि कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ। सोच के देखो आप। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे 6 2 8 2 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 30 36, 36 के बाद ये 10 आ रहा है, तो 36 तक ही हो रहा है ये तो। आया ना, ये पूरा का पूरा 36 यानी कि क्रिप्टॉन आ रहा है। तो क्रिप्टॉन आने के बाद ये आएगा आपका 4d10 5s2 5p2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब आप एनसीईआरटी देखते हैं और उसमें जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिखाई देता है। जब आप एनसीईआरटी देखते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो ऐसा देखते हैं आप। तो आप समझ गए क्यों दिखता है ऐसा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है दोस्तों?
तो ये आपका एक पैटर्न फिक्स हो गया जिसमें आप कर सकते हैं इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब क्या करेगा एग्जामिनर, आपको बेवकूफ बनाएगा। जैसे एटॉमिक नंबर 6 है और उसने ये लिख दिया और बोला कि बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब आप कहोगे सर 1s2 है, 2s1 है, 2p3 कर दिए हो आप, तो सर ये तो गलत है, ये कौन सा थ्योरी है जो आप पढ़ा रहे हो, क्यों हम नन्हे मुन्नों को बुड़बक बना रहे हो। भैया ध्यान दो, जो ईयरफोन लगा के सो गए हैं वो जागो, वो पलंग से उठो, लेटे लेटे मत देखो, जागते रहो। तो यहाँ देखो आप क्या दिखाई देगा, 1s2, 2s1, 2p3। तो अब ये जो दिया उसने ये एक्साइटेशन स्टेट का है। दिस इज एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेशन स्टेट का आएगा भैया। क्या बोला मैंने? ये कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट का आएगा। और ये एक्साइटेड स्टेट का आया क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं भर के यहाँ चला गया। तो इसे कहते हैं एक्साइटेशन, की इलेक्ट्रॉन अपने शेल की जगह दूसरे शेल में चला जाए। अब एक नया सवाल आएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर काउंट करो, 3, 4 और 2, 6। 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है? तो हमने कहा 6 एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर हमने कहा कार्बन का होता है। तो हम लिखेंगे दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बोलोगे आप? एक्साइटेशन स्टेट का। किसका बोलोगे? एक्साइटेशन स्टेट का। तो ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है। अगली क्लास में हम इसके अंदर और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, जिसमें कॉपर का, क्रोमियम का, लेंथेनम का, एक्टिनम का, इन सब के कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे, जहां से आपको कन्फ्यूजन्स आते हैं, जहां पर आप गलतियां करते हैं, जहां आप नहीं आते, गलत हो जाते हैं। क्लियर है? फिर मैं इसकी प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आऊंगा। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही यूनिक कोर्स होगा। इस कोर्स की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। मैंने इस कोर्स को इसी बेसिस पे डिज़ाइन किया है कि जितने भी कोर्स मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, उनमें क्या होता है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे के छोड़ दिया जाता है। उस इन्फॉर्मेशन से आपका नुकसान ही होता है कि आपको वो डेप्थ नहीं समझ में आती जो कि आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो मैंने इस कोर्स को स्पेशली इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि ये कोर्स अपने आप में यूनिक कोर्स होगा और इस कोर्स के बाद आपको बेसिक्स कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। अब अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आपकी गलती होगी, उसके लिए केमिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये आप नहीं कह सकते कि सर हमें बेसिक्स नहीं आते, ठीक है। लेकिन कंडीशन, जब तक आप मुझे ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आप पढ़ना चाहते हैं, तब तक मैं अपने आइडियाज़ को नहीं कर पाऊंगा एग्जीक्यूट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। लर्नर्स की तरह देखना चाहता हूं मैं उनको कि वो सीखना है। अभी जब मैं वीडियो बनाने, आज मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, मैं थोड़ा सा लग रहा था कि शायद मेरे को लग रहा था कि PR कोर्स सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, बिकॉज बाकी अब जब कोई भी वीडियोस डालते हैं देखते तो 50K, 1 लाख, 1.4 लाख, तो मुझे लगा मेरा तो व्यूज़ कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैं क्यों अपनी वजह से बच्चों का टाइम वेस्ट करूं। तो ये फील आ गई थी मुझे। लेकिन जब मैं 1 घंटे बाद देखा तो अचानक से जो है वो मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए। तो इसका मतलब मुझे लगा उसी समय कि नहीं यार ये पढ़ना चाहते हैं। मैंने थोड़ा जज कर लिया, तो मैंने तुरंत अब ये उठ के रात को ही आपका मैंने ये वीडियो बनाया है। अब ये कल आएगा क्योंकि मैं बहुत लेट नाइट में बना रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये आज अपलोड नहीं होगा, ये कल अपलोड होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका मोटिवेशन ही मोटिवेट करेगा। लर्नर्स दिखने चाहिए मुझे। सब्सक्राइबर का मतलब है मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं एक क्लास में हूँ और मैं उस क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ जहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे अंदर एक एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। वो इनोवेटिव आइडियाज़ एकेडमिक्स होंगे, एकेडमिकली होंगे, लाइक प्रैक्टिस सेशंस, लाइक ये वाले सवाल, लाइक इस तरह की वैरायटी जो गलतियाँ करते हैं बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तक आप एग्जाम में आने वाली गलतियों को यहाँ नहीं सीखेंगे तब तक इस कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ इस कोर्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज सिखाई जाएगी कि आपके एग्जाम में मार्क्स आए, आप एग्जाम में गलती नहीं करो। या आप कोई बुकलेट करते हैं, शीट करें या DPP करें या बुक करें, उसमें आपके सवाल गलत ना हो। क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपको आना चाहिए। क्वालिटी की वैल्यू होगी, क्वांटिटी की नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा, चाहे कितना भी आपके पास टाइम हो या ना हो। मेरी रिक्वेस्ट पर एक बार इस कोर्स को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद अपनी राय आप दीजिएगा कि सर आपने हमें सच में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो जाते जाते आपसे एक प्रॉमिस लेके जा रहा हूं कि जितने भी बच्चों ने इसे वीडियो देखा है अभी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप भी करेंगे, अपने दोस्तों को भी कहेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी कहेंगे,
ठीक है। अपने छोटे भाई बहन को भी कहेंगे ताकि कम से कम वो भी कोई और वीडियो देखने के बजाय ये बेसिक वीडियो देख ले, क्योंकि ये तो 11th का ही वीडियो है, 8th 9th 10th के लिए भी हेल्पफुल है। नीट वाला कोई दोस्त है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।